जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम भक्तिकाल पढ़ रहे हैं, पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे हैं और पूर्व मध्यकाल का पढ़ रहे हैं प्रकरण चौथा, जिसमें अब देख रहे हैं हम राम भक्ति सगुण धारा में राम भक्ति शाखा को। और सगुण धारा में राम भक्ति शाखा में हम आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, आचार्य शुक्ल ने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही उनके बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो हमारा चल रहा है प्रकरण चार चल रहा है अपना, और जिसमें चल रहा है सगुण धारा में राम भक्ति शाखा। हम निर्गुण धारा भी देख चुके हैं, जिसमें प्रेमाश्री शाखा जो भी है वो सब कुछ देख चुके हैं ना। राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री प्रेमाश्री शाखा भी देख चुके हैं। अब चल रही राम सगुण धारा में राम भक्ति शाखा, फिर उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा देखेंगे। मुझे सब जो भी महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में अब देख रहे थे आचार्य तुलसीदास जी के बारे में क्या क्या कथन कहा था। सबसे पहले बात करें तो कल देख चुके हैं हम कि राम भक्ति का वो परम विशिष्ट साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिसमें हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। और ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते हैं। ये बात भी गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर कही आचार्य शुक्ल ने। और जन्म स्थान के बारे में बात हुई थी, और लास्ट में हमने देखा था कि वे राम उपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगला जो कथन हुआ है कि गोस्वामी जी का जो प्रादुर्भाव हुआ हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, है ना। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पल दिखाई पड़ा। ये आदर्श शुक्ल का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्लास को इसी कथन के साथ कि गोस्वामी जी की प्रादुर्भाव को गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र को हिंदी काव्य क्षेत्र गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र हिंदी के ना यहाँ लिख लेना हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक क्या समझना चाहिए, चमत्कार, एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति हिंदी काव्य शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही इनकी रचनाओं में ही पहले पल दिखाई पड़ा। पहले पहल दिखाई पड़ा। ठीक है। तो गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य शक्ति का जो पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में पहले पल दिखाई पड़ा। ये आचार्य शुक्ल का बहुत ही अति महत्वपूर्ण कथन है गोस्वामी तुलसीदास जी को लेके। बात करें आगे, वे कहते हैं कि कबीरदास जी जो होते हैं उनसे तुलनात्मक करते हैं कि कबीरदास जी ने जो चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वो बोली जो थी बेठिकाने की थी, उसका कोई भी एक नियत रूप नहीं था। भाषा के सामने ये कथन कबीरदास जी के बारे में आगे बोलते हुए तो इसे भी लिखेंगे साथ में, क्योंकि देखो हो सकता है कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठे नहीं शुरुआत में, क्योंकि मैं आपको पूरी किताब डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको केवल टू द पॉइंट दिखा रहा हूँ कि ये बात है और इस तरह जो है ये कथन यहाँ से बन सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब आप इन कथनों को लिख लेंगे और इस कथनों को 2 बार रिविजन कर लेंगे, फिर अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपको पूरी स्टोरी बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर नहीं भी पढ़ते तब भी कथन लिख लेंगे और 2 बार पढ़ लेंगे, इसमें भी आप अगर ये प्रश्न बन गया तो आप निकाल लोगे। तो कबीरदास जी के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कहते हैं इनमें कि कबीरदास ने चलती बोली में
कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, अपनी वाणी कही, अपनी पर वह बोली बेठिकाने, पर वो जो बोली थी वो बेठिकाने की थी। उसका कोई नियत रूप नहीं था, उसका कोई नियत रूप नहीं था। ठीक है, उसका कोई नियत रूप नहीं था। तो कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही और वह बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई भी नियत रूप नहीं था। कथन आचार्य शुक्ल का कबीरदास के बारे में, उनकी वाणी को, उनकी भाषा से संबंधित कथन बने, कबीरदास की भाषा से संबंधित कथन बनेगा तो ये कथन कबीरदास की भाषा को लेकर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सूरदास जी के बारे में। कहते हैं कि भक्तवर सूरदास जी की ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार में ले आए। कौन? सूरदास जी लेके आए थे ना। तो ये कथन भी लिखेंगे। अगला कथन है कि भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में ले आए। तीनों कथनों को लिख लेंगे। तो गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचना में ही पहले दिखाई पड़ा। और कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप नहीं था। भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में ले आए, ब्रज को ले। उसके बारे में आचार्य शुक्ल का ये प्रमुख कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। देखो, मैं आपको इस तरह लिखवाता हूँ ताकि आपके नोट्स शानदार बन जाएं और आपको जो है ज़्यादा उसमें कश्मकश करने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। तो लिख लिया होगा आप सभी ने कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले दिखाई पड़ा। और कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप नहीं था। भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्य भाषा को लोक व्यवहार में ले आए। अब तुलसीदास जी की उनकी रचना के बारे में विशेषता के बारे में बताते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास जी का जो रचना विधान था उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य के पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुई। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट करेंगे साथ के साथ। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने।
अगर आपको वीडियो में अगर नहीं लिख पाते हो तो फिर आप वीडियो को स्किप करके लिख सकते हैं या फिर दोबारा देख के भी लिख सकते हैं। अगला कथन है तुलसीदास जी के रचना विधान को लेके। तुलसीदास जी के रचना विधान की, तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी, तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से, सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से, वह अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। तो तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा दिखाई अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। और हम ये भी जानते हैं कि तुलसीदास जी का दो ब्रज और अवधी दोनों भाषा पर समान अधिकार था। तो उसके बारे में भी अगला कथन उसके ऊपर हम लिखेंगे कि हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं, हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर क्या था? समान अधिकार था। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। तो हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं उनका जो ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर क्या था? समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, जिस प्रकार ब्रज भाषा का माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में, किस रूप में? संस्कृत और भी श्रेष्ठ रूप में, संस्कृत रूप में
गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठीक है, तो उनका हिंदी कविता के प्रेम माध्य जानते हैं, ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। बात करें आगे दूसरे कथन की, तो ठेठ अवधि की जो मिठास जो है हमें जैसी के पद्मावत में मिलती है। देखो, इनका ब्रज पे भी अधिकार है, अवधि पे भी अधिकार है, और अवधि ब्रज पे भी ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, जैसे सूरदास जी की भाषा की बात करेंगे तो सूरदास जी ने तो केवल ब्रज भाषा पे ही लिखा है, अवधि भाषा में उसकी रचनाएं नहीं लिखी है। लेकिन जो तुलसीदास जी ने ब्रज में भी और अवधि में भी समान अधिकार से रचनाएं लिखी है, और ब्रज में भी इस तरह के भाषा में अधिकार था कि श्रेष्ठ, मतलब सूरसागर से भी श्रेष्ठ रचना, उससे भी अधिक संस्कृत रूप में गीतावली और कृष्ण गीतावली में तुलसीदास जी की रचनाओं में मिलती है। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने दोनों कथनों को। चलते फिर आगे। तो तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी जो सर्वतोमुखी प्रतिभा है उसके बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। और हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है 400-450 पेज की, उसका जो पूरा निचोड़ है, पूरा जो सारांश है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हो वो निकाल के मैंने आपके लिए तैयार किया है। और 50 से 60 पेजों के बीच में आपका पूरा जो 450 पेजों की किताब है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके लिए सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएस स्कूल लेक्चर सिंगर, जहाँ भी हिंदी साहित्य का इतिहास लगता है, अगर रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास की किताब नहीं पढ़ी है तो ये मान के चलिए कि आप हिंदी के अभ्यर्थी है ही नहीं। इसलिए अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ये सीरीज़ दे सकते हैं और इस सीरीज़ का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि इस जो साथ के साथ जो नोट्स बना रहा हूँ वो आप खुद नोट्स बनाने और समय पर पूरा का पूरा रिवीजन करना है, तब इसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे। वरना अगर रिवीजन नहीं किया तो ये कथन आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं, घुसेंगे नहीं, और फिर इसका कोई फ़ायदा आपको होगा भी नहीं। अब चलते हैं आगे। तुलसीदास जी को लेकर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ठेठ अवधि भाषा से संबंधित बात चल रही है, ब्रज की बात हो चुकी है, अब अवधि की बात चल रही है। तो ठेठ अवधि की जो मिठास, ठेठ अवधि की जो मिठास, ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जयसी की पद्मावत में, हमें जायसी के पद्मावत में, हमें जयसी के पद्मावत में, हमें जयसी के पद्मावत में मिलती है। वही जानकी मंगल, वही जानकी मंगल। अब देखिए, एक सौ यहाँ भाषा संबंधित तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है कि किस प्रकार जायसी का जो अधिकार है वो वैसा अधिकार तुलसीदास जी के पास है, जिस प्रकार सूरसागर ब्रज भाषा में सूरदास का अधिकार है, वैसा अधिकार भी तो ब्रज पे भी तुलसीदास जी का है। इसके साथ ये भी तैयार होता चल रहा है कि ये रचनाएं किस भाषा में, ये रचनाएं जो है जैसे कृष्ण गीतावली, गीतावली ब्रज भाषा की रचना है। जैसे जानकी मंगल, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, ये अवधि की भाषा है, ठेठ अवधि की रचना है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, बरवे रामायण, बरवे रामायण और रामलला, नाचू, और रामलला नाचू में हम पाते हैं, में हम पाते
हैं। ठीक है, रामलाल नोचू में हम पाते हैं। और ये आप सबको पता है, न तो सूरदास जी का, जिस प्रकार तुलसीदास जी का ब्रज पे भी अधिकार है, अवधि पे भी अधिकार है, लेकिन सूरदास जी का अवधि पर अधिकार नहीं था, है ना। और वैसा ही जयश्री का भी ब्रज भाषा पे अधिकार नहीं था। केवल ये अधिकार किसका है? ये अधिकार है तुलसीदास जी का, जो ब्रज पे भी उतना अधिकार रखते हैं जितना सूरदास, और अवधि पे भी उतना रखते हैं जितना कि जयश्री, उससे भी कहीं श्रेष्ठ अधिकार। तो यह कथन में लिख लेंगे कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, यह सूचित करने की आवश्यकता, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो अवधि पर, न तो सूर का, ये कथन आचार्य शुक्ल का ही है ना, न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जयश्री का ब्रज भाषा पर, और न जयश्री का ब्रज भाषा पर, है ना। केवल तुलसीदास जी का ही ब्रज पे भी अधिकार है, अवधि पे भी अधिकार है। इतना अधिकार न तो सूर का अवधि पर है और न जयश्री का ब्रज भाषा पे है। सूरदास की जो रचना है ना, उसमें पदावली, जो एक कोमल पदावली मिलती है, अनुप्रासों की योजना उतनी योजना उसमें नहीं है ना। और लेकिन गोस्वामी जी की रचना में सारे संस्कृत निष्ठ पदावली मिलेगी, अनुप्रासों की योजना मिलेगी। तो एक कथन और नोट करेंगे, सूरदास जी की रचना, सूरदास की रचना में, सूरदास जी की रचना में, सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली, और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है, किसकी? सूरदास जी की रचनाओं में संस्कृत की कोमलकांत पदावली, अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है, जो गोस्वामी जी की रचना में है, जो गोस्वामी जी की रचना में है। रचना में है गीतावली की रचना, ये तथ्य याद रखना है ना, गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की, सूरदास जी के अनुकरण पर किए। ठीक है, तीनों कथनों को लिख लेंगे। तो ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जयश्री के पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नाचू में भी हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जयश्री का ब्रज भाषा पर। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की विचित योजना नहीं है, जो गोस्वामी जी की रचना में है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। और भी तुलसीदास संबंधी जो विभिन्न कथ्य हैं उनके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। और जो भी साथी स्कूल व्याख्याता की, वरिष्ठ अध्यापक की, टीजीटी की, नेट, जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साहित्य शिक्षण क्लास से निःशुल्क कोर्स चला रहा है, जिसमें आदिकाल पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है विस्तार से। अब चल रहा है भक्तिकाल, तो उस क्लास को भी ज्वाइन करें। और सभी साथियों को, आपके जो भी साथी हैं जो तैयारी करें, उनको अवगत कराएं
आशा करता हूँ आप सबने लिख लिया होगा। ठीक है, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें। कहीं घूमने फिरने जाएं, सावन का ये चल रहा है महीना, कहीं घूमने फिरने जाएं तो ध्यान रखें नहाने धोने की झरनों में, पहाड़ों में, और अच्छे से एंजॉय करें इस संघर्ष की यात्रा को। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।